जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण सवाल यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो सभी छात्र अंत तक बने रहें। और दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ उन सभी क्वेश्चन को आप लोग जो है अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, अच्छे से उसको तैयार कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि आपकी बोर्ड की परीक्षा में इससे एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं मिलने वाला है। सभी क्वेश्चन आप लोगों को टच होने वाला है। और दोस्तों, अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहूंगा, मैं गारंटी देता हूं कि आपकी जो है बोर्ड की परीक्षा में हिंदी के विषय में जो है 99/100 अंक आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 99 अंक आने वाला है, यानी कि 99% जो है आप हिंदी के विषय में जो है अंक जो है लाएंगे। दोस्तों, आपको बशर्ते जो है मेहनत करनी होगी और आपको जो है अच्छे से तैयार करनी होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है कि मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। जी हाँ दोस्तों, मेहनत जो है आप लोगों को एकदम खामोशी से करना है, ताकि आपकी जो सफलता है, आपकी जो है बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट है पूरी तरह से तहलका मचा दे, पूरी तरह से जो है शोर करने लगे। जी हाँ दोस्तों, और इस वीडियो को आप लोगों को जो है अंत तक देखना है। और इस वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ उन सभी को आप लोगों को अच्छे से जो है एग्जाम से पहले रिविजन कर लेना है, अच्छे से उसको जो है बना लेना है, उसको अच्छे से जो है उसके सोल्यूशन को अच्छे से रट लेना है, क्योंकि इससे 100% जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में जो है क्वेश्चंस भिड़ने वाला है, आने वाला है। इससे एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप हमारी स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने का क्या निहित है। देखिए, पहला चैप्टर जो है, जो आपका पहला चैप्टर जो कविता है उससे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, और ये जो है गारंटी के साथ आने वाला है। इसको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और इसका थोड़ा सा भाषा चेंज होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि उद्धव को व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, यानी कि उद्धव के जो व्यवहार है उसकी जो तुलना है वो किस किस से जो है की गई है। इसका आंसर आप लोगों को खुद बनाना है। अगर इसका आप सोल्यूशन भी चाहते हैं तो मुझे नीचे कॉमेंट करेंगे। अगर 100 विद्यार्थी अगर कॉमेंट कर देते हैं तो मैं इसका सोल्यूशन भी जल्द ही लाऊंगा, और आपको जो है कम से कम 500 लाइक आप लोगों को कंप्लीट करनी है इस वीडियो पर, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। अगला सवाल है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे गोपियों का जो कहना है। ठीक है, तो गोपियों का कहना है कि श्री कृष्ण जो राजा है उनका धर्म क्या होना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण क्या है, गोपियों को छेड़ता था, गोपियों को ताड़ता था, निहारता था। तो उसमें क्या है कि गोपियों ने राजा को कहता है कि आपका जो धर्म जो है कुछ अलग है, कुछ अलग अन्य होना चाहिए, ना कि गोपियों को निहारना हो चाहिए, ना ही गोपियों को सताना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रश्न दिया गया कि गोपियों के अनुसार है वो राजा का धर्म जो है क्या होना चाहिए। इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। अगला सवाल 5वां नंबर दिया गया है कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। अगला क्वेश्चन है कि मर्यादा न लाही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, जिनके मन चक्री से आशय क्या है। यानी कि दोस्तों यह जो सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है, VBI है, और ये छठा वाला जो क्वेश्चन देख रहे हैं यह जो है 2013 की बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था। फिर ये वाला जो क्वेश्चन है जो एक नंबर और 2 नंबर जो क्वेश्चन बताया था वो 2013, 2015 और 2018 में ये सवाल पूछा गया था। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। और इसी से रिलेटेड जो है दोस्तों आप लोगों को जो है मैं बता दूं कि 2021 की बोर्ड की परीक्षा में भी पूछा गया था। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत एनालिसिस करने के बाद जो है ये सभी क्वेश्चन को मैंने तैयार किया है, और आपकी बोर्ड की परीक्षा में 100% जो है लड़ने वाला है, भिड़ने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे 7वां नंबर मैंने बता दिया कि जिनके मन चक्री से क्या आशय है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अगला सवाल 8वां नंबर है कि गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा है, क्या वो वास्तव में भाग्यशाली है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। अगला सवाल है कि कृष्ण के प्रति अपने अन्य
प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। अगला क्वेश्चन है कि परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने उससे क्या कहा। यानी दोस्तों परशुराम जो है किस प्रकार से जो क्रोधित हुआ था और उसको शांत करने के लिए श्री राम ने जो है उसे क्या कहा था। ठीक है, आपको पता होगा कि श्री राम के द्वारा जो है धनुष टूट गया था, परशुराम पूरी तरह से क्रोधित हो गया था और श्री राम ने उसको किस वचनों से जो है उसको शांत कराया, क्या कहा था, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि परशुराम के क्रोध करने पर जो है लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर कौन कौन से तर्क दिए हैं। अगला सवाल है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखें। ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी बार पूछा गया है और काफ़ी VVI है, इंपॉर्टेंट है, ये कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगला देखिए 13 नंबर सवाल दिया गया है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है। अगला सवाल देखिए 14 नंबर दिया है कि भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है कुछ दोहा दिया गया है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ना है। देखिए दोहा है कि बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मिनसु महाभट नानी, पुनी पुनी मोह देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूफी पहाड़ू। तो इसको आप लोग जो है ना भाव स्पष्ट कर लेना, क्योंकि यह जो है आपको सबसे पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति जो है किस पाठ से है, इसकी रचनाकार कौन है, उसके बाद इसका भाव को जो है यहाँ पे बता देना कि ये इस पंक्ति के अनुसार क्या कहा जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर बनाने हैं। अगला सवाल 15 नंबर दिया गया है कि चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग कर लेना। अगला सवाल दिया गया है कि पठित कविताओं के आधार पर कवि देव को व्यक्तिगत विशेषताएं बताइए। यानी कि पठित कविताओं के आधार पर जो है कवि देव की जो है काव्यगत, ठीक है, काव्यगत विशेषताओं को आप लोगों को बताना है। अगला सवाल 17 नंबर दिया गया है कि प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दय, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। अगला सवाल 18 नंबर कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए काफ़ी VVI सवाल है, जो कि 2013, 15, 17, 18, 21 में सवाल ये पूछा गया है और उम्मीद है कि इस बार भी पूछा जाएगा। देखिए ये सवाल 19 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। अगला सवाल 20 नंबर है कि कवि ने जो सुख का सपना देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। अगला सवाल 21 नंबर की ओर चलें तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों। ये काफ़ी VVI है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा और जितने भी क्वेश्चन है ना मैं सभी का जो है सोल्यूशन भी जल्द ही देने वाला हूं, सभी का आंसर भी जल्द ही वीडियो आने वाली है, इसलिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी करते जाएंगे। मैंने जिस तरीके से आपको बताया है कि 500 लाइक होनी चाहिए, तो आपको 500 लाइक आपको कंप्लीट हर हाल में करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। अगला सवाल 23 नंबर है कि कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है अथवा कवि बादल को गरजने के लिए क्यों कह रहा है। ये काफी VVI है। अगला सवाल है कि कवि यानी कि कवि जो है बादल को क्या घेरने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा कवि। ठीक है, याद रखेंगे कवि बादल को क्या घेरने के लिए कह रहा है और क्यों कह रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल 25 नंबर है कि कवि बादल के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार करता है। कवि जो है बादल की जो सुंदरता है, बादल की जो सौंदर्य है, सुंदर दृश्य है, उसका वर्णन जो है किस प्रकार से वो कर रहा है, किस प्रकार से वो करता है। ठीक है, अगला सवाल 26 नंबर है कि ललित काले घुंघराले बालों की कल्पना किसके लिए जो है की गई है। यानी कि बादल की जो पूरी तरह से जो घेरावट है या घुंघराले हैं, तो बादल को देखते हुए उसके काले काले घुंघराले बालों की कल्पना की है और इसकी जो है किससे तुलना किया और किस के लिए जो है की गई है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, अगला सवाल है कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पीछे से आप लोग करेंगे। अगला सवाल है कि उत्साह कविता का संदेश क्या है। अगला प्रश्न है कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। अगला सवाल 30 नंबर कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। ये काफी VVI सवाल है। अगला सवाल है कि इन कविताओं के आधार पर निराला
के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, 31 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। 32 नंबर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे दिया गया है, 32 नंबर क्वेश्चन है कि अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। 33 नंबर प्रश्न है कि दंतुरित मुस्कान किसे कहा गया है। ये काफ़ी VBI है और इस चैप्टर से सभी क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेना है, अच्छे से उसको जो है बना लेना है, क्योंकि इससे 100% क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और आने वाला है। अगला सवाल 34 नंबर देखें, दिया गया है कि बच्चों की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है कि बच्चों की मुस्कान, ठीक है, बच्चों की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। अगला प्रश्न 36 नंबर है कि बच्चों की मुस्कान मृतक में भी जान कैसे डाल देती है। अगला प्रश्न 37 नंबर कि शिशु के धूल सने शरीर को देखकर कवि को कैसा प्रतीत होता है। अगला प्रश्न 38 नंबर कि कवि के अनुसार शिशु के स्पर्श से क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग क्लियर करते जाएंगे। अगला प्रश्न है 39 नंबर की मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव है, स्पष्ट करें। यानी कि मुस्कान और क्रोध यानी कि गुस्सा जो है वो दोनों जो है एक दूसरे से काफी अलग है, इसका भाव स्पष्ट आपको करना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, VBI सवाल है। अगला सवाल 40 नंबर है कि कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंदुओं के माध्यम से व्यक्त किया है। अगला प्रश्न 41 नंबर है कि कवि के अनुसार फसल क्या है। तो कवि के अनुसार जो है फसल क्या है ये आपको बताना है। अगला सवाल 42 नंबर है कि फसल को किसका जादू बताया गया है और क्यों बताया गया है। अगला प्रश्न 43 नंबर यहाँ देखें तो दिया गया है कि हाथों के स्पर्श की महिमा का आशय स्पष्ट करें। यानी कि हाथों के स्पर्श की महिमा जो है वो किस प्रकार से निरालापूर्ण है, इसका जो है आपको स्पष्ट करना है, इसका आशय आपको बताने हैं। अगला प्रश्न 44 नंबर की फसलों को या फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। अगला प्रश्न 45 नंबर कि नदियों के पानी का जादू से क्या तात्पर्य है। नदियों के पानी का जादू का क्या तात्पर्य है या उससे क्या तात्पर्य है। अगला प्रश्न 46 नंबर की कवि ने छाया को छूने के लिए मना क्यों किया है। काफी VBI सब सवाल है, इसको अच्छे से आप लोग क्लियर करते जाएंगे और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कितने प्रश्नों का जो सवाल जो है आप लोगों को आता है, पहले से आपको याद है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 47 नंबर दिया गया है कि देह सुखी होने पर, ठीक है, यानी कि देह सुखी होने पर भी मन की क्या दशा रहती है। यानी कि देह आपका खुश है, ठीक है, सुख है, और उसके बाद आपके मन की दशा क्या रहती है वो आपको यहाँ पे बताना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 48 नंबर है कि मन के दुख से क्या आशय है। अगला प्रश्न 49 नंबर है कि द्विधा हत साहस का क्या आशय है। अगला प्रश्न 50 नंबर है कि मृग तृष्णा किसे कहते हैं, जो कि कई बार बोर्ड की परीक्षा में आ चुके हैं। यहाँ पे दिया गया है कि मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। अगला प्रश्न 51 नंबर है कि छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है। अगला प्रश्न है 52 नंबर छाया मत छूना कविता में हमें क्या संदेश देती है। अगला प्रश्न 53 नंबर है जिसका ही थोड़ा तो उनका ही उतना ही भरमाया। यानी फिर से बता देता हूं, यहाँ पे दिया है जितना ही थोड़ा तो उतना ही भरमाया का भाव अर्थ स्पष्ट करें। अगला प्रश्न 54 है कि कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। अगला प्रश्न 55 नंबर है कि माँ जो है किसे अंतिम पूंजी समझती है और क्यों कहती है। दोस्तों यह जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर लेना, तैयार रख लेना है। ठीक है, देखिए 55 नंबर एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे दिया गया है कि माँ किसे अंतिम पूंजी समझती है और क्यों। अगला प्रश्न 56 नंबर कि स्त्री जीवन में वस्त्र आभूषणों का महत्व क्या है। ठीक है, यानी कि स्त्री जीवन में जो है वस्त्र आभूषण का मतलब हो गया कि जो गले का जो सोना चांदी उसका जो वस्त्र है, साड़ी है, जो महंगे महंगे सारी चीज़ आते हैं जो कि श्रृंगार में आता है यानी सजावट में आता है, वे सभी आभूषण जो है स्त्री जीवन के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण रखते हैं, क्या महत्व रखते हैं, वो आपको यहाँ पे दर्शाने हैं, बताने हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि लड़की जैसे दिखाई देने का क्या आशय है, कवि ने उसे उसके लिए मना क्यों किया है। अगला सवाल 58 नंबर कि
माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी VVI है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न 59 नंबर है कि माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी है। अगला प्रश्न 60 नंबर कि माँ ने अपनी कन्या को अपने चेहरे पर रिझाने के लिए क्यों मना किया है। यानी कि जो है अपने चेहरे को जो है देखकर अपनी सुंदरता पर गुमान करना या अपने चेहरों को जो है अच्छे से जो है मेकअप वेकअप करना, ये सभी जो है रिझाने के लिए यहाँ पे क्यों कहा है, अपनी माँ ने अपनी बेटी को क्यों सीख दी है, वो आपको यहाँ पे बताना है। 61 नंबर प्रश्न दिया गया है कि माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसे मत दिखाई देना। अगला प्रश्न 62 नंबर कि आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दिन की बात करना कहाँ तक उचित है। अगला प्रश्न 63 नंबर है कि संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। अगला सवाल 64 नंबर कि संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। अगला सवाल की ओर चले तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे दिया गया है कि संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं का जो है मदद करती है या मदद करते हैं। अगला सवाल 66 नंबर दिया गया है कि सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़का आते हैं, यानी कि यहाँ पे लड़खड़ाते होगा, यहाँ ठीक है लड़खड़ाता है, ठीक है लड़खड़ाता है तो तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे एक बार फिर से मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है कि सफलता के चरम शिखर पर पहुँचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी जो है किस प्रकार से संभालते हैं, किस तरह से संभालते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ देखें दिया गया है कि किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग जो है तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए। अगला सवाल 68 नंबर दिया गया है कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। अगला प्रश्न 69 नंबर है दिया गया है कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। अगला सवाल 70 नंबर देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि माता बापूजी को क्या उल्हाना देते हुए बच्चों को क्या कहकर खिलाती थी। अगला प्रश्न 71 नंबर दिया है कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। यानी दोस्तों मैं बता दूं कि आज के समय में और आधुनिक समय में जो है काफ़ी अंतर था और काफ़ी अंतर खेल की सामग्री में था। पहले जो है मिट्टी के बनाए गए गुड़ियों से खेला करते थे, कपड़ा से बनाकर जो है गुड़ियों को बनाकर खेला करते थे, यानी कि कई प्रकार के जो है खेल होते थे। लेकिन आज के आधुनिक समय में दोस्तों आप बता दूं वर्तमान के समय में हम लोग जो है मोबाइल से गेम खेलते हैं, डिजिटल के माध्यम से जो है खेला करते हैं, जो कि एक दूसरे से दूर होने के बावजूद भी हम उसके संपर्क में रहकर अपना गेम को खेलते हैं, अपना खेल खेलते हैं। तो इस आज की दुनिया में और जो बीत गए हैं आधुनिक समय में और वर्तमान समय में जो खेल की सामग्री है उसको लेकर यहाँ पे क्या भिन्नताएं हैं उसको बताना है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये क्या है कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री और आपके खेल और आपके खेलने की सामग्री में किस प्रकार से भिन्न है, ये आपको यहाँ पे प्रश्न बताना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल 72 नंबर देखें तो यहाँ दिया गया है कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। अगला सवाल 73 नंबर है कि रानी एलिजाबेथ को दर्जी की परेशानी का क्या कारण था, उसकी परेशानी को किस तरह तर्क संगत ठहराएंगे। अगला सवाल 74 नंबर की ओर चलें तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ में मूर्तिकार पर क्या व्यंग किया गया है। अगला सवाल है 75 नंबर कि जॉर्ज पंचम की लौट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए हैं। अगला सवाल है कि नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी, इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना उनमें से कई सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट जो है मॉडल पेपर में देखने को मिल जाएगा, इसलिए दोस्तों आप लोग इसको अच्छे से आप लोग क्लियर करते जाएंगे। देखिए अगला सवाल
77 नंबर देखें तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह से उभर कर आई है। अगला सवाल है कि अखबारों में जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया है। इस सवाल को आप लोग अच्छे से पहले ही क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि इस बार आने का पूरा चांस है। अगला सवाल देखिए लिखा है कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। अगला प्रश्न 80 नंबर है कि गंतोक को मेहनत कस बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। देखिए ये जो है ना काफ़ी बार पूछा गया है कि गंतोक को जो है मेहनत कस बादशाहों का शहर जो है क्यों कहा गया है, क्यों कहा जाता है। अगला सवाल 81 नंबर है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। अगला प्रश्न है 82 नंबर कि हलदार कैप्टन के बार बार चश्मा बदलने पर व्यंग क्यों नहीं करता। दोस्तों ठीक है, क्योंकि इसको आप लोग अच्छे से कर लेना, क्योंकि दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि नेताजी चश्मा वाला चैप्टर जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे 2 क्वेश्चन आपके जो है बोर्ड की परीक्षा में दिए जाएंगे और यहाँ पे ये सवाल दिया गया कि हलदार साहब जो है कैप्टन के बार बार चश्मा बदलने पर जो है व्यंग क्यों नहीं करता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पे 83 नंबर है कि कैप्टन को पागल और लंगड़ा कहने वाला पान वाला उसकी मृत्यु पर दुखी क्यों था। ठीक है, यानी कि देखिए कैप्टन को जो है पागल, यानी कि देखिए वो जो है पान वाला जो है उसकी दुकान के सामने जो नेताजी का जो है मूर्ति थी और जो कैप्टन जो था यानी कि वो जो लंगड़ा और एक पागल जो उसको संबोधित किया जाता था कैप्टन पान वाले के द्वारा, उसकी जब मृत्यु हुई थी तो कपान वाला जो है उसके मृत्यु पर जो है यानी कि उसकी जो है मृत्यु पर जो है क्यों दुखी हुए थे उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। संक्षेप में आपको जो है कम से कम जो है आपको 40 शब्दों में आंसर देने हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पे 84 नंबर दिया गया है कि कैप्टन मूर्ति का चश्मा क्यों बार बार बदल देता है। पाठ के आधार पर उत्तर दें। अगला प्रश्न 50 नंबर है कि पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत करें। अगला प्रश्न 86 नंबर है कि बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व कैसा था। अगला प्रश्न है 87 नंबर कि बाल गोविंद भगत की वेशभूषा कैसे थी। अगला प्रश्न 88 नंबर की ओर चलें तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि भगत जी के संगीत को जादू क्यों कहा गया है। यानी कि भगत जी के जो संगीत को जो है यानी कि भगत जी यानी कि बाल गोविंद भगत की जो संगीत है उसको जादू क्यों कहा है, यानी कि संगीत को जादू क्यों कहा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न 89 नंबर है कि बाल गोविंद के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। अगला प्रश्न 90 नंबर है कि बाल गोविंद को गृहस्थ होते हुए भी भगत साधु क्यों कहा गया। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ना काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए बाल गोविंद भगत जो है गृहस्थ थे लेकिन उसे जो है सभी लोग जो है भगत साधु क्यों कहते थे, ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। 91 नंबर दिया गया है कि बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। जब बाल गोविंद भगत की जो बेटे की मृत्यु हुई थी तब बाल गोविंद भगत जो है क्या कर रहे थे। दोस्तों आपको पता होगा, कहानी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब उसकी बेटी की मृत्यु हुई तो बाल गोविंद भगत कह रहे थे ये रोना मत रोना, क्योंकि आत्मा जो है परमात्मा से मिल गई है, और वो खुशी मनाने के लिए कह रहा था, उत्साहित यानी उत्सुकता मनाने के लिए जो है कह रहा था, सभी को जो है खुशी से झूमने के लिए कह रहा था। ठीक है, और वो अपना जो है गाने में जो है मगन हो जाता थे। ठीक है, तो उसको आप लोग अपने शब्दों में जो है यहाँ पे लिखेंगे, पिरोहित करेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 92 नंबर दिया गया है कि बाल गोविंद भगत अपनी पुतोहू को उत्सव मनाने के लिए क्यों कह रहा था। तो देखिए दोस्तों मैंने जस्ट अभी बताया कि जब बाल गोविंद भगत का जो है बेटे की जब मृत्यु हुई थी, जब उसकी पुतोहू को जो है पुतोहू रो रही थी, तब जो है बाल गोविंद भगत कहते हैं कि पुतोहू तुम रोना मत, क्यों आप ये खुशी का समय है, खुशियां मनाओ, क्योंकि आत्मा परमात्मा से जो है मिल चुके हैं, लीन हो चुके हैं। वह जो है यहाँ की इस दुनिया की जो है झोल झाल से, यहाँ की जो है दुखारी से जो है छुटकारा पाकर जो है परमात्मा के पास चले गए हैं। इसलिए दोस्तों वहाँ पे जो है बाल गोविंद भगत जो है पुतोहू को उत्सव मनाने के लिए कह रहा था। तो यहाँ पे प्रश्न ये पूछा गया है कि बाल गोविंद भगत जो है अपनी पुतोहू को उत्सव मनाने के लिए क्यों कह रहे थे। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग कर लेना। अगला सवाल 93 नंबर दिया है कि भगत जी सामाजिक मर्यादाओं को चुनौतियां देते हुए हिम्मत रखते थे, सिद्ध करें। ये काफी वीवीआई सवाल है। अगला प्रश्न 94 नंबर है कि भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अगला सवाल 95 नंबर है कि भगत के व्यक्तित्व और
उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करें, यानी कि अपने शब्दों में उनके बारे में बताना है कि भगत यानी कि बाल गोविंद भगत की व्यक्तित्व कैसा है और वह किस तरह से वेशभूषा पहनते थे, वेशभूषा उनका किस प्रकार से था, उसको अपने शब्दों में जो है बताना है, लिखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 96 नंबर दिया है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थे। अगला प्रश्न 97 नंबर है कि पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। अगला प्रश्न 98 नंबर है कि मोह और प्रेम में अंतर होता है, भगत के जीवन पर या भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन को सच सिद्ध करेंगे। अगला प्रश्न 99 नंबर दिया गया है कि पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखें। अगला प्रश्न यहाँ पे 100 नंबर देखें तो दिया गया है कि लखनवी अंदाज नामक व्यंग का संदेश क्या है। इसको भी आप लोग अच्छे से कर लेना और ये सभी क्वेश्चन वीवीआई सब है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 100 नंबर वाला क्वेश्चन में मैंने बताया कि लखनवी अंदाज नामक व्यंग का क्या संदेश है। 101 प्रश्न यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं दिया है कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वह उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। अगला प्रश्न 102 नंबर है, यहाँ पे दिया गया है लेखक के साथ फादर का व्यवहार कैसा रहता था। अगला प्रश्न संख्या 103 है, देखें यहाँ पे दिया है कि लेखक क्यों कहते हैं कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। दोस्तों एक साथ और एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि आप लोग याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछा जा सकता है कि जहरबाद क्या है या जहरबाद किसे कहते हैं, उसको भी आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि परिमल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यानी कि परिमाण से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे परिमल होगा। ठीक है, परिमल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अगला सवाल 105 नंबर है, दिया है कि लेखक फादर को देवदारू की छाया सा क्यों कहता है। ठीक है, फादर को जो है देवदारू की छाया जो है क्यों कहता है। अगला सवाल 106 नंबर है कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसे क्यों लगती थी। अगला सवाल 107 नंबर क्यों चले तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि लेखक ने फादर बुल्के को माननीय या मानवीय, ठीक है यहाँ पे हो जाएगा मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। ठीक है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। अगला सवाल 108 नंबर है, दिया है कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि के अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे। अगला सवाल 109 नंबर है कि आपके विचार से बुल्के ने यानी कि फादर बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा। अगला सवाल 110 नंबर है कि लेखिका ने यहाँ पे क्या होगा, लेखिका ने, ठीक है याद रखेंगे यहाँ पे होगा लेखिका ने स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार योगदान किया। अगला सवाल 111 नंबर है कि लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप से प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है कि कॉलेज की प्रिंसिपल लेखिका के लिए यानी ठीक है लेखिका से, यहाँ पे हो जाएगा लेखिका से किस लिए परेशान थी। ठीक है, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि कॉलेज की प्रिंसिपल लेखिका से किस लिए परेशान थी। अगला सवाल 113 नंबर दिया गया है कि इन आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। अगला प्रश्न दिया है कि इस पाठ के माध्यम से लेखिका क्या बताना चाह रही है। अगला प्रश्न 115 नंबर दिया है कि तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। अगला सवाल 116 नंबर है कि कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे, द्विवेदी जी ने क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का जो है समर्थन किया है। ठीक है, यानी दोस्तों आपको पता होगा कि आधुनिक समय में जो है कुछ पुरातन पंथी के जो लोग हैं वो स्त्री शिक्षा के जो है काफ़ी विरोधी थे और द्विवेदी जी ने जो है उसको क्या क्या तर्क देकर जो है स्त्री शिक्षा का जो है समर्थन किया है, किस तरह स्त्री शिक्षा का उन्होंने बढ़ावा दिया है, उसके बारे में आपको अच्छे से संक्षेप में बताना है। ठीक है, अगला सवाल 117 नंबर देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि शहनाई को दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है। ठीक है, शहनाई की दुनिया में डुमरांव को जो है क्यों याद किया जाता है, ये काफ़ी वीवीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको आप लोग अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा, इसको अच्छे से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है 118 नंबर कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है।
अगला सवाल 119 नंबर है कि काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। अगला सवाल 120 नंबर है कि मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखें। अगला सवाल है कि बिस्मिल्लाह खां के अन्य उपासक थे, ठीक है, याद रखेंगे बिस्मिल्लाह खां के अन्य उपासक थे, तर्क सहित उत्तर दें। अगला प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत पाठ का संदेश क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आप लोगों को बताए हैं वो सभी प्रश्न जो है आप लोगों को 100% जो है तैयार कर लेना है, क्योंकि दोस्तों आपकी जो बोर्ड की एग्जाम्स होगी, बोर्ड की जो परीक्षा होगी, उसको आप लोग अच्छे से जो है तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है ना 100% जो है इसी से प्रश्न पूछा जाएगा। इससे एक भी प्रश्न मैं दावे के साथ कहूंगा कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उसमें से एक भी प्रश्न आपको बाहर नहीं दिया जाएगा, इसी से सभी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये गारंटी के साथ कहूंगा। और दोस्तों बोर्ड की परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर करे, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि लंबी छलांग से कहीं बेहतर है निरंतर कदम जो एक दिन जो है आपको मंजिल तक ले जाना। यानी दोस्तों आपका समय जो भी बचा हुआ है, आप चाहेंगे कि 2 दिन के अंदर हम कंप्लीट करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। जो भी आपके पास अभी समय बचा हुआ है, इन समय में जो है आप लोगों को अच्छे से जो है तैयार करना है, नियंत्रण कदम करना है, नियंत्रण जो आपकी तैयारी रखनी है, ताकि आप सभी को जो है बोर्ड की परीक्षा में जो है 99/100 आपका मार्क्स आए। आपका जो है बोर्ड एग्जाम में जो है लगभग जो है आपका 95+ जो है सभी विषय में जो है नंबर आए और आप जो है टॉपर बने। और दोस्तों मेरा यही आशा है आप सभी के साथ, और मेरा यही आशीर्वाद है कि अब जो है सबका आएगा, ठीक है, सबका आएगा 95% प्लस मार्क्स, ठीक है। ये मेरा आप लोगों से दावा है, और आप लोगों से मैं वादा करता हूं कि जिस तरीके से मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहा हूं, आप भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और दावे के साथ कहूंगा कि आप इस बार बोर्ड की परीक्षा में टॉपर हर हाल में बनेंगे, 100% बनेंगे, ये श्योर बनेंगे। मेरे जो है ये मेरा आप लोगों को जो है आशीर्वाद है, और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ उन सभी क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार कर लेना। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं, इसमें से 100% आपका लड़ने वाला है, भिड़ने वाला है, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग क्लियर कर लेना।